वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस लूप के बारे में कि हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल्स और हार्ड मटेरियल्स के हिस्टेरेसिस लूप में क्या फ़र्क होता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखेंगे जो कि हिस्टेरेसिस लूप के रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। और एक डोमेन क्या था, बेसिकली वो एटम्स का अरेंजमेंट था, यानी उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे एटम्स थे जिन सब की ओरिएंटेशन या अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में थी। तो फिर उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया, एक ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और इस एक रीजन को फिर हम क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे, ठीक है। अब जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स थे क्रिस्टल के अंदर, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं थे, तो इस वजह से वो एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे और नेट रिजल्टेंट कोई हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं था, ठीक है। अब पिछले चैप्टर्स में ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड को ले लेते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करंट कैरिंग सोलिनॉइड को या कॉइल को लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने उसके मैग्नेटिक फील्ड को भी शो किया है, ठीक है। अब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये एक बार मैग्नेट की तरह बन जाता है, ठीक है। इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, यानी ये क्या करता है, करंट पास होने पे अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका अपना एक नॉर्थ पोल भी होता है और एक साउथ पोल भी होता है, ठीक है। जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है जिस साइड से, उसको हम नॉर्थ पोल से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ वो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है। अब ये तो थी पुरानी कहानी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे कि इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखेंगे, यानी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब जब हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फील्ड में जब उसको रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। और क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसको पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब यहाँ पे जो हमने करंट प्रोवाइड किया हुआ है इस सोलिनॉइड को, ठीक है, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ और यह करंट की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड को भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब एच यहाँ पे क्या है, एच बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट हमने पास करा है इस कॉइल से, इस सोलिनॉइड से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है उसको हम एच बोलते हैं, ठीक है। और जब हमने ये सॉफ्ट आयरन का पीस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा इस सोलिनॉइड के अंदर तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज बी से, ठीक है। और बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है बेसिकली कि अगर आप लेट से एक एरिया लेते हो, ठीक है, और उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख देते हो तो इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम पर यूनिट एरिया ले लेते तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और ये बेसिकली हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, जितनी ज्यादा बी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया होगा। अब ये एच क्या है, एच बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक है, यानी कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है या कितना करंट हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या तो उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ले सकते हो या करंट के टर्म्स में ले सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। उस कर्व में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम करंट को लेते हैं, ठीक है, या जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर हम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो गई है सॉफ्ट मटेरियल के अंदर या पीस ऑफ आयरन के अंदर जो हमने सोलिनॉइड के अंदर रखा है। अब इसको समझने के लिए क्या करता हूँ मैं कि सिर्फ 6 डोमेन ड्रा करता हूँ, ठीक है, यानी जो पीस ऑफ आयरन मैंने रखा है इस सोलिनॉइड के अंदर मैं मान लेता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ 6 टोटल्स डोमेन है, ठीक है, समझाने के लिए। तो स्टार्ट में जब हमने करंट अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ये डोमेन्स क्या होंगे, रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, यानी इनकी कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बी वो जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। यानी जब करंट जीरो है या एच जीरो है उस केस में ये बी भी जीरो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा जब दोनों जीरो है, ठीक है। अब जब मैं करंट इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है, लेट से मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब लेट से इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है एच या करंट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा कि करंट इंक्रीज करने से ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट से ये वाला जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गया
और बाकी जो है वो उसी तरह से रैंडम पोजीशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, क्योंकि ये वाला अलाइन हो गया है, ठीक है। अब मजीद करंट बढ़ाने से ये भी अलाइन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और करंट बढ़ाएंगे तो ये डोमेन भी अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करंट बढ़ाते बढ़ाते सारे डोमेन्स जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा इस सॉफ्ट आयरन के अंदर, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी अब अगर इस पॉइंट से मजीद हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि सारे मैग्नेटिक डोमेन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। तो करंट अप्लाई करने से क्या हो रहा था कि जितने भी डोमेन्स थे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब हम आ गए जहाँ पे सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिचुरेशन, ठीक है। यानी सिचुरेशन का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बी, ये अब मैक्सिमम हो गई है, जितने भी डोमेन्स थे वो सारे अलाइन हो चुके हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम आई और या एच को अगेंस्ट बी प्लॉट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम आई या एच को इंक्रीज कर रहे हैं बी उसी तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर होता है। और होता क्या है, जैसे हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं बी इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम के बाद भी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर हम करंट इंक्रीज भी करते हैं तो बी इंक्रीज नहीं होगा, इस तरह से वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम बी की जो वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं बी मैक्सिमम, ठीक है, या बी सेचुरेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ये वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है कि जिसके ऊपर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सेचुरेट हो चुका है, सारे मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो करंट की वैल्यू को जब हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे वो अब जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन थे वो अब अलाइनमेंट छोड़ देंगे, मिस अलाइनमेंट उनकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि 6 डोमेन्स थे हमारे और सारे अलाइन हो चुके थे, ठीक है। अब जब हमने करंट डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो लेट से ये वाला जो है ये मिस अलाइन हो गया, ठीक है, इस तरह से ओरिएंट हो गया, ठीक है, और बाकी सारे अलाइन थे। थोड़ा और हमने करंट बढ़ाया तो ये भी मिस अलाइन हो गया, ठीक है। मजीद करंट बढ़ाया तो लेट्स से कि ये वाला जो है ये मिस अलाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह करते करते करंट डिक्रीज करने से क्या हो गई, मिस अलाइनमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। और जब हमने करंट जीरो कर दी तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि कुछ डोमेन्स जो थे वो अभी भी अलाइन थे, वो कुछ जो थे वो मिस अलाइन हो गए थे, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है, ये वो स्टेट है जहाँ पे हमने करंट जीरो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ डोमेन्स जो है इन्होंने अपनी अलाइनमेंट ख़राब की है, कुछ डोमेन्स जो है वो अभी भी अलाइन है, ठीक है। यानी जब करंट हमने जीरो कर लिया तो अब जो है इनकी वजह से जो अलाइन है कुछ ना कुछ वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होगी, बी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। यानी रिटेंटिविटी का क्या मतलब है कि हमने करंट को जीरो कर दिया, फिर भी जो सॉफ्ट आयरन था या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी बोल रहे हैं। और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रह गया, ठीक है, या इस मटेरियल ने रिटेन कर लिया, जो भी बी वैल्यू इसने रिटेन की, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है। तो रेजिडुअल फ्लक्स क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वो वैल्यू है जो इस मटेरियल ने रिटेन की जब हमने करंट जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व के ऊपर वो जो पॉइंट है लेट से वो ये है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने करंट को जीरो कर दिया लेकिन मटेरियल के पास फिर भी कुछ ना कुछ बी की वैल्यू है, और इसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बी रेजिडुअल से, यानी पूरी वैल्यू जीरो नहीं हो गई है, ठीक है। तो कर्व जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये जब हम करंट इंक्रीज कर रहे थे, ये अब हमने करंट डिक्रीज कर ली, ठीक है। और यहाँ पे यानी पूरा यहाँ आते हुए जीरो नहीं हो गई ये बी की वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ डोमेन्स अभी भी मौजूद है जो कि अलाइंड है, ठीक है। और इस वैल्यू को यानी जितनी भी वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है, रेजिडुअल फ्लक्स। अब बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये रिटेंटिविटी, ठीक है। यानी डोमेन जो है वो चाहते हैं कि हम अपनी डायरेक्शन में अलाइन रहे, ठीक है, जिस तरह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी क्लासिकल फिजिक्स में।
अब अगर लेट से हम चाहते हैं कि ये जो 3 डोमेन्स या रिमेनिंग डोमेन्स जो रह गए थे, जो अलाइंड थे, ये भी मिस अलाइंड हो जाए, ये भी रैंडम ओरिएंटेशन में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या एच को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिवर्स कर देते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो क्या होगा कि ये भी अब मिस अलाइंड होना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि सारे डोमेन जो होंगे वो मिस अलाइंड होंगे, उनमें कोई पर्टिकुलर अलाइनमेंट नहीं होगी। तो उस केस पे हमारे पास जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो लेट से वो हम कर्व पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो ये पॉइंट है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आके इस करंट की वैल्यू या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे आके हमारे पास सारे डोमेन जो है वो मिस अलाइंड हो गए हैं और हमारे पास कोई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं है अक्रॉस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हम फिर इसको इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रिवर्स डायरेक्शन में हमने करंट अप्लाई किया, ठीक है, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, कोएर्सिव फोर्स। अब कोएर्सिव फोर्स का क्या मतलब है कि ये वो करंट की वैल्यू है या ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H की वैल्यू है कि जिसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो गई है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है अब डीमैग्नेटाइज हो गया है, उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, अब अगर मजीद हम करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक डोमेन्स जो थे वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहते हैं। ठीक है, अब लेट से ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये जो 6 डोमेन्स मैंने ड्रा किए थे ये अब क्या करेंगे, ये अब इस डायरेक्शन में अलाइंड होना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो लेट से कि रिवर्स डायरेक्शन में ये पहले अलाइन हो गया, थोड़ा और करंट बढ़ाएंगे तो ये भी अलाइन हो जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये भी अलाइन हो जाएगा, ये भी। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि रिवर्स डायरेक्शन में हम सिचुएशन अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन का क्या मतलब होगा कि सारे डोमेन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में हमें सिचुएशन मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट से वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, और इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में सिचुएशन। ठीक है, यानी जब हमने नेगेटिव साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड को या करंट को अप्लाई कर दिया तो जितना मैक्सिमम हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मिल गई, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसको हम माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम जो है जो रिवर्स डायरेक्शन में हमने करंट अप्लाई किया था उसको हम क्या करें, रिड्यूस करना स्टार्ट करें। ठीक है, उसको कम करना स्टार्ट करें, तो होगा क्या कि ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे जो अलाइंड थे, ये क्या, इनकी मिस अलाइनमेंट अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये अपनी अलाइनमेंट लॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो लेट से कि जब हमने करंट बिल्कुल जीरो कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में जो हमने करंट इंक्रीज किया था वो हमने जीरो किया था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ डोमेन्स जो है अपनी अलाइनमेंट लॉस कर जाएंगे और कुछ जो है स्टिल अलाइन होंगे। ठीक है, तो जब करंट जीरो हो गया है स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया कि करंट की वैल्यू जीरो हो गई लेकिन स्टिल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है, यानी वो नेगेटिव साइकिल में मटेरियल के अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स रह गया है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक डोमेन है इसको अगर हमने फिर से रैंडम ओरिएंटेशन में लेके आना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे करंट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये सारे जो थे डोमेन्स थे ये मिस अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये मिस अलाइंड हो जाएंगे, इनकी रैंडम ओरिएंटेशन हो जाएगी और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो किसी करंट की वैल्यू पे आके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो गई है। ठीक है, अब मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट बढ़ाऊंगा क्या, तो फिर सिचुएशन अचीव हो जाएगी, सारे डोमेन जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और मैं अपनी पुरानी इस वैल्यू पे आ जाऊंगा। ठीक है, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लेट से फिर मैं करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं इस कर्व के ऊपर आऊंगा। ठीक है, यानी ये कर्व जो है ये पूरा लूप फॉलो होगा। ये जो ब्रांच हमें मिला था ये सिर्फ स्टार्ट में मिलेगा। ठीक है, यानी जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया उसके बाद हमें ये नहीं मिलेगा, ये इस एक्सटीरियर लूप को फिर हम फॉलो करेंगे और इस लूप को फिर हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, हिस्टेरेसिस लूप। और हिस्टेरेसिस लूप इसको क्या क्यों बोलते हैं, बेसिकली हिस्टेरेसिस का मतलब है लैगिंग। ठीक है, यानी एक चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के पीछे लैग कर रही है। ठीक है, जिस तरह की ऐसी सर्किट्स में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट से इस पॉइंट पे जब हम आते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो है। अब बी की वैल्यू क्या है, आया बी की वैल्यू जीरो है, नहीं, बी की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बेसिकली बी रेसिडुअल है, जो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है। तो आई जब जीरो हो गया बी के पास कोई वैल्यू है। ठीक है,
फिर जब बी ज़ीरो हो गया उस केस में आई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, वो आई ज़ीरो नहीं है, यानी बी जो है वो लैग कर रहा है आई के पीछे, ठीक है, यानी दोनों एक पॉइंट के ऊपर नहीं है। यहाँ पे आई ज़ीरो हो गया पर बी की कोई वैल्यू है, तो इसलिए चूंकि ये कर्व में एक दूसरे के पीछे लैग कर रहे हैं, इस पूरे कर्व को हम लैगिंग कर्व, लैगिंग लूप या हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, ठीक है। सो द फेनोमेना ऑफ लैगिंग of flux density behind the magnetizing force H या current in a magnetic material subject to cycle of magnetization is called magnetic hysteresis, ठीक है, और इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सिचुएशन है कि जहाँ पे सारे डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। ये रेजिजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है कि करंट ज़ीरो करने के बाद कितनी मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर रह चुकी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जितनी है करंट की, यानी रिवर्स डायरेक्शन में हम कितना करंट लगाए या कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो हो जाए, इसको हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये अब अपोजिट डायरेक्शन में सिचुएशन हमने अचीव कर लिया, ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में रेजिडुअल फ्लक्स है और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई बताए कि इस पर्टिकुलर एच या आई वैल्यू के ऊपर फ्लक्स डेंसिटी की क्या वैल्यू है, ठीक है, तो अगर आप देख ले तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी के दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, यानी इस लूप के हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पेज में, आप मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं या डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट से इस एच के ऊपर या आई के ऊपर हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर ये वाला जो कर्व है ये मैग्नेटाइजेशन का है, ठीक है, तो बी की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये वाली। अब लेट से हम इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे थे तो उस केस में फिर बी की वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है क्या हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं या डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है, रेजिडुअल फ्लक्स, रिटेंटिविटी, कोएर्सिव फोर्स और एक है रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस को अभी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। अब हम किस तरह से जो है ये करंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटिव करंट हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसी करंट में क्या होता है कि वैल्यू जीरो होती है, फिर वो इंक्रीज करके पीक पे पहुंचती है, ठीक है, फिर वो डिक्रीज होकर जीरो पे आती है। अब वो जीरो के बाद क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाती है और फिर आके जीरो, तो पूरा एक साइकिल बन जाता है। वही साइकिल हमने इधर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो कर्व इधर बना है, यानी यहाँ से लेके फिर ये और ये पूरा एक ऐसी साइकिल से ये कर्व बनेगा, ठीक है। अब जो इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया इनक्लोज है, ठीक है, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया इनक्लोज है, ये एरिया इनक्लोज हमें क्या देता है, ये हमें एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता है, ठीक है। अगर हम इस एरिया को निकालें या फाइंड करें तो ये हमें देगा एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि इस पेज में मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग में मटेरियल ने कितना एनर्जी लॉस कर लिया, ठीक है। और ये एनर्जी क्यों लॉस करेगा, रिलक्टेंस की वजह से, ठीक है। यानी रिलक्टेंस बेसिकली सिमिलर है किस चीज़ के, रेजिस्टेंस के, ठीक है, कि जैसे सर्किट्स में हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक के केस में रिलक्टेंस है, ठीक है। अ पोजीशन दैट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होने के लिए कितना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कितना वो अपोज करता है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये बेसिकली जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ये अलाइन नहीं होना चाहते, ठीक है, जिस तरह इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, तो ये कुछ रेजिस्टेंस शो करते हैं अलाइनमेंट को, ठीक है। अगर हम डोमेन्स को देख ले तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी इंटरनल फ्रिक्शन जो है, ठीक है, यानी लेट से ये डोमेन इस डायरेक्शन में था, फिर ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया, इस तरह रोटेट हो गया, ठीक है। तो रोटेशन के वक्त जितनी इंटरनल फ्रिक्शन होती है उस इंटरनल फ्रिक्शन के रिजल्ट में एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, उस इंटरनल फ्रिक्शन के रिजल्ट में एनर्जी लॉस होगी और वो एनर्जी लॉस हम एरिया अंडर द कर्व से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस, यानी इस हिस्टेरिसिस फेनोमेना में जितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, ठीक है, और ये जो होती है फ्रिक्शन की वजह से इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है। अब इसी हिस्टेरिसिस लूप के बेस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। अब इनका जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो नैरो होता है, ठीक है। नैरो का मतलब क्या है कि इसका एरिया अंडर द कर्व स्मॉल होगा, ठीक है, जो एनर्जी लॉस होगा वो भी कम होगा, ठीक है। यानी ये जो कर्व है ये अब सॉफ्ट आयरन का है, ठीक है, यानी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरिसिस कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लिया, यहाँ पे जो रेजिडुअल फ्लक्स की वैल्यू है ये भी लेस है, ठीक है, बी एस ये भी लेस है, और जो कोएर्सिव फोर्स है, कोएर्सिव फोर्स, ठीक है, आई सी या एच सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लेस है, और टोटल जो एरिया है वो भी लेस है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होगा कि रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी, कोएर्सिव फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है,
और जो एरिया अंडर द कर्व होगा टोटल या जो एनर्जी लॉस होगा वो भी लेस होगा, ठीक है, यानी हिस्टेरेसिस लॉस लेस होगा। एग्जांपल्स क्या है, सॉफ्ट आयरन एग्जांपल है उसका, ठीक है, और सिलिकॉन स्टील जो है ये भी एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील में हम क्या करते हैं कि आयरन प्लस सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है, बेसिकली एक अलॉय है आयरन और सिलिकॉन का, और यूजुअली जो सिलिकॉन है वो 5% डाल देते हैं आयरन में। तो जब हम आयरन में सिलिकॉन 5% डाल देते हैं तो वो मज़ीद सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है, यानी इसका हिस्टेरेसिस कर्व जो है या लूप उसका एरिया और भी कम हो जाता है कंपेयर टू प्योर आयरन, ठीक है। अब ये मटेरियल्स कहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है, यानी इनकी एप्लीकेशंस क्या है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ठीक है, यानी वहाँ पे हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसका लॉस कम हो, एनर्जी लॉस कम हो, उसका नैरो हिस्टेरेसिस कर्व हो, ठीक है, या लूप हो। ट्रांसफार्मर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो रिलेज होते हैं उनमें ये यूज़ होती है, ठीक है। अब रिलेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच को कहते हैं, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं करंट पास करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और वो फिर स्विच के तौर पे हम उसको सर्किट में यूज़ करते हैं, यानी करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब हार्ड मटेरियल्स का बिल्कुल उलट होगा, ठीक है, यानी उसका रेजिडुअल फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, कोएर्सिव फोर्स IC या HC, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, और इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि हिस्टेरेसिस लॉसेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस को ईजिली मैग्नेटाइज भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम एक बार इनको मैग्नेटाइज करें और फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर दें रिमूव कर दे तो इनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, यानी रेजिडुअल फ्लक्स जो है BS वो इनमें बहुत ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इन मटेरियल्स को कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हो, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में हमें क्या चाहिए कि इवन मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो और ये एज अ मैग्नेट काम करे, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट हम इसी तरह से ही बना सकते हैं कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स ले ले, उनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे और उनमें फिर रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रह जाए, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, स्टील है, ठीक है, टंगस्टन स्टील है, ठीक है, टंगस्टन स्टील भी एक अलॉय है, ठीक है, किसका स्टील और टंगस्टन एलिमेंट का, ठीक है। इसके अलावा क्यूनिफ या क्यूनिफ है जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, ठीक है, ये भी एक अलॉय है, हार्ड मटेरियल की एग्जांपल में आता है, ठीक है। किसका अलॉय है, कॉपर का, निकल का, नाम से ही जाहिर है, ठीक है, और आयरन का, इन तीन का, और कभी कभी इनमें कोबाल्ट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हिस्टेरेसिस कर्व की आप लोगों की समझ आ गई होगी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी वो भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।